हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड 40+ इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर 4th है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन मैं इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे कवर कर चुका हूं, तो आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बोस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विथ। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस से है? तो यहाँ पे बताना है बोस्टन टी पार्टी ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या आपको ऑप्शन में अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिल सकता है। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बोस्टन टी पार्टी, एन इम्पोर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन अकर्ड। अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित एक इम्पोर्टेंट इवेंट बोस्टन टी पार्टी कब घटित हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1773। 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटित हुई थी। तो बोस्टन टी पार्टी एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। एंड इस प्रदर्शन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1774 में इनटॉलरेबल एक्ट्स को पारित किया गया था। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। बोस्टन टी पार्टी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इनटॉलरेबल एक्ट को पारित किया गया था। ये भी एक्ट पूछे गए एग्जाम में। और बोस्टन टी पार्टी ये 1773 में घटित हुई थी, जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से एसोसिएट थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द बोस्टन टी पार्टी ड्यूरिंग द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज करेक्ट। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान बोस्टन टी पार्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है बोस्टन टी पार्टी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे वे शिप्स यानी जहाज में एंटर कर गए थे और जहाज में जो चाय की पेटियां थी उन सभी को वाटर में फेंक दिए हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्डिंग टू द बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड नंबर ऑफ एक्ट्स कॉल्ड। बोस्टन टी पार्टी की घटना के रिस्पॉन्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई अधिनियम पारित किए। तो इन अधिनियम को क्या कहा गया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इनटॉलरेबल एक्ट्स। तो बोस्टन टी पार्टी के रिस्पॉन्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनटॉलरेबल एक्ट को पारित किया गया था और इस एक्ट को 1774 में पारित किया गया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट, ईयर भी पूछे गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1774 में इनटॉलरेबल एक्ट को पारित किया गया था। एंड इससे 1 वर्ष पहले बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हुआ था, तो इसके 1 वर्ष के बाद में इनटॉलरेबल एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है। ये ई बुक आपको 5 सितंबर से ई बुक स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और जब इसे मैं अपलोड कर दूंगा तो इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी कवर कर दूंगा, किस प्रकार डिजाइन किया हूँ और आपको इसे कैसे परचेस करना है। देन इसके अलावा ये एक और ई बुक है, ये सभी हिस्ट्री ई बुक का कलेक्शन है। इसमें आपको 6000+ MCQ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एंशिएंट इंडियन, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन, गवर्नर जनरल एंड वायसराय एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन सब्जेक्ट से आपको 6000+ MCQ देखने को मिलेंगे। बट इसमें से अभी कंप्लीटेड है मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये 5 सितंबर को अपलोड कर दूंगा, तो ये भी मान ली कंप्लीटेड है। तो ये अभी आपको 3 देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा एंशिएंट इंडियन और गवर्नर जनरल एंड वायसराय, तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप साथ में परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी अलग अलग पे करने पड़ते हैं अलग अलग परचेस करने के लिए। लेकिन जब आप इसे साथ में पे करके परचेस करेंगे तो बिल्कुल आधे प्राइस में हो जाएगा, आधे दाम में हो जाएगा। बट अभी वेट करना पड़ेगा इसे परचेस करने में।
नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई थी। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बिगिनिंग में फिलाडेल्फिया के कारपेंटर्स हॉल में 5 सितंबर से 26 अक्टूबर 1774 तक ऑर्गेनाइज 13 कॉलोनीज। तो अमेरिका में उसमें 13 उपनिवेश थे। तो 13 में से 12 डेलीगेट्स के द्वारा की गई एक मीटिंग थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? फिलाडेल्फिया में। ये कब हुई? तो 1774 में हुई थी। और इसमें कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे? तो 12, 13 में से 12 किए हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और किससे ये रिलेटेड है? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द 13 कॉलोनीज डिड नॉट मीट इन फिलाडेल्फिया एट द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस? 13 उपनिवेशों में से कौन सा उपनिवेश था जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में फिलाडेल्फिया में शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जॉर्जिया। तो ये जॉर्जिया था जो शामिल नहीं हुआ था। तो जॉर्जिया एकमात्र कॉलोनी था जो अपने डेलीगेट्स को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में सेंड नहीं किया हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जॉर्जिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन एज? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे बताना है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये वार 1775 टू 1783 तक चला था। एंड इसके रिजल्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये वार 1775 टू 1783 तक चला था। एंड इसके रिजल्ट में यूएसए का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, इन 1775 वेयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन फाउट व्हेन 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स मेट द कॉलोनियल मिलिशिया? 1775 में अमेरिकी क्रांति की पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? जब हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स औपनिवेशिक मिलिशिया से मिले थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लेक्सिंगटन। लेक्सिंगटन में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ? अमेरिकी उपनिवेशों ने किसके नेतृत्व में सेना का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी उपनिवेशों ने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये आगे चलकर अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी बनेंगे। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी ऑफ द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका? अमेरिका के 13 उपनिवेशों की कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के 13 उपनिवेशों का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एट द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन 1775। तो जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ 1775 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हु फर्स्ट कंपोज्ड कॉमन सेंस? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है थॉमस पेन। थॉमस पेन के द्वारा सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस?
डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस को ड्राफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। तो यहाँ पे राइटर बताना है, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के राइटर कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जेफरसन। जेफरसन ये राइटर थे और इन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1776। निम्नलिखित में से कहाँ अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को एडॉप्ट किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एडॉप्ट किया गया था। तो ओरिजिनली थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस को, एंड इसे 4 जुलाई 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एडॉप्ट किया गया था। और यहीं पे हम सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का टाइम पीरियड जान लें तो 1775 टू 1781 तक था सेकेंड कॉन्टिनेंटल का टाइम पीरियड। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है और ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 4 जुलाई 1776 को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिविल राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस सिविल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मेंशन्ड इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से कौन कौन से राइट मेंशन थे? तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, कौन कौन से राइट मेंशन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये 3 राइट मेंशन थे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, विच बैटल इज कंसिडर्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार। किस बैटल को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैटल ऑफ साराटोगा। बैटल ऑफ साराटोगा को टर्निंग पॉइंट माना जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एंड ये बैटल 1777 में लड़ा गया था। तो इस बैटल को अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट, वाई द बैटल ऑफ साराटोगा वाज कंसिडर्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। बैटल ऑफ साराटोगा को अमेरिकन रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे रीजन बताना है किस वजह से बैटल ऑफ साराटोगा को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इट प्रमोटेड फ्रांस टू एंटर द वार इन सपोर्ट ऑफ द कॉलोनीज। तो इसने फ्रांस को उपनिवेशों के सपोर्ट में युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो इसी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है बैटल ऑफ साराटोगा को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बिकेम द काउज ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं निम्नलिखित में से किस क्रांति का कारण बना? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। यह अमेरिकी क्रांति का कारण बना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु सेड
गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। किसने कहा कि मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दो? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पैट्रिक हेनरी। तो यह पैट्रिक हेनरी के द्वारा कहा गया था गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द ब्रिटिश जनरल हु सरेंडर्ड टू द कॉलोनियल आर्मी इन 1781? वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने 1781 में औपनिवेशिक सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये चार्ल्स कॉर्नवालिस था जो 1781 में आत्मसमर्पण किया था। तो ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस 1781 में यॉर्क टाउन में जनरल जॉर्ज वाशिंगटन एंड इनके फ्रेंच एलाई के सामने लगभग अपनी 8000 सेनाओं के साथ आत्मसमर्पण किया था। तो ये ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। और ये कहाँ पे सरेंडर किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्लेस, यॉर्क टाउन। ये यॉर्क टाउन में किया था। एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस को 1786 में इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाकर भेजा गया था भारत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इस पर सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ गवर्नर जनरल वाले प्लेलिस्ट में, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो ये एक ब्रिटिश जनरल था जिसने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट है द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किस ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ? तो यहाँ पे आपको उस ट्रीटी का नाम बताना है जिसके साथ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ईयर इन विच इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। वह ईयर कौन सा था जब इंग्लैंड ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था? तो यहाँ पे आपको वह ईयर बताना है जब इंग्लैंड के द्वारा अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1783। तो यह ईयर 1783 था जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यूएसए ने 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। यूएसए के द्वारा अपनी इंडिपेंडेंस को 4 जुलाई 1776 को डिक्लेयर किया गया था, जबकि अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार तब तक कंटिन्यू रहा जब तक ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा 1781 में जॉर्ज वाशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया गया था। एंड इंग्लैंड के द्वारा 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ऑफिशियली अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 4 जुलाई 1776 को, एंड ये वार कंटिन्यू रहा था 1781 में जब तक कि ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस सरेंडर नहीं कर दिया था। एंड इंग्लैंड के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था अमेरिकन इंडिपेंडेंस को 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। तो यहाँ से ये 3 ईयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1776 इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री एज ऑन दिस डे। तो यहाँ पे बताना है आपको 4 जुलाई 1776 अमेरिकन हिस्ट्री में क्यों एक इम्पोर्टेंट डे है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था। और यह ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था इस ड्राफ्ट को। एंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन डिक्लेयर किया गया था अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था? तो यहाँ पे नाम पहचान करना है एक जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट पर्सन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थॉमस
जेफरसन। थॉमस जेफरसन ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे अमेरिकन रेवोल्यूशन में। देन इसके अलावा ऑप्शन में और भी नाम है, इनके बारे में जान लेते हैं। काउंट केवुर, काउंट केवुर इनका इंपॉर्टेंट रोल था इटली के यूनिफिकेशन में। देन इसके अलावा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल के बारे में जान ही जाएंगे, ये यूके ये इंग्लैंड का पीएम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। देन नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ये यूएसए के 16वां प्रेसिडेंट थे और इनके समय में अमेरिकन सिविल वार हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन कौन थे ऑप्शन में से, तो ये थे थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट है विथ रिगार्ड्स टू अमेरिकन रेवोल्यूशन मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचान करना है। ऑप्शन से एक कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के संबंध में गलत है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्टैम्प एक्ट को 1765 में पारित किया गया था। तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के संबंध में गलत है। देन इसके अलावा थॉमस जेफरसन के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ड्राफ्ट किया गया था, सही है। देन नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनटॉलरेबल एक्ट को 1774 में पारित किया गया था, यह भी सही है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में फिलाडेल्फिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 12 कॉलोनीज के द्वारा अटेंड किया गया था, 12 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेंड किया गया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट पहचान करना था, तो गलत सी है। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ये यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन फाउंडिंग फादर, मिलिट्री ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन थे, जो यूएसए के पहले प्रेसिडेंट के रूप में 1789 टू 1797 तक सर्व किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द अमेरिकन नेशन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्र का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को फादर ऑफ द अमेरिकन नेशन कंसीडर किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडर्न टाइम का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन में से कौन सा कंट्री मॉडर्न टाइम का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए मॉडर्न टाइम का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो यूएसए को मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा रिपब्लिक कंसीडर किया जाता है, जो 1776 में ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। और यहीं पे हम बात कर लें वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक, तो वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक वैशाली को कंसीडर किया जाता है। वैशाली जो मॉडर्न टाइम में आपको बिहार इंडिया में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 6th सेंचुरी बीसी में किया गया था। वैशाली की स्थापना 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। और 6th सेंचुरी बीसी में जो हमारे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे एंशिएंट इंडिया में, तो 16 में से ये वजी का कैपिटल था वैशाली। तो वैशाली को वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक माना जाता है, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक, जिसकी स्थापना 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था, जो आपको प्रेजेंट डे बिहार इंडिया में देखने को मिलेगा। और मॉडर्न टाइम का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए को कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। विश्व का कौन सा देश मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यूएसए। यूएसए को विश्व का मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यूएसए।
नेक्स्ट, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज। अमेरिकन इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश मोनार्क कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड ये ब्रिटिश मोनार्क था अमेरिकन इंडिपेंडेंस के समय, और इसका टाइम पीरियड 1760 से 1820 1760 से 1820 तक था। तो ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस के दौरान ब्रिटिश मोनार्क था, किंग जॉर्ज थर्ड। नेक्स्ट, फ्रीडम ट्रेल इज ए 2.5 mile long passage that offers a rich insight into the American Revolution. In which USA city would you find this famous and historic trail? फ्रीडम ट्रेल 2.5 मील लंबा मार्ग है जो अमेरिकी क्रांति के बारे में समृद्ध जानकारी प्रदान करता है। तो ये आपको फेमस एंड हिस्टोरिक ट्रेल यूएसए के किस शहर में मिलेगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बोस्टन। तो ये आपको यूएसए के बोस्टन शहर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट्स इन द अमेरिकन सिविल वार? अमेरिकन सिविल वार में कॉन्फेडरेट स्टेट्स का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है रॉबर्ट ई ली। रॉबर्ट ई ली ये अमेरिकन सिविल वार के समय में कॉन्फेडरेट स्टेट्स के कमांडर इन चीफ थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अमेरिकन सिविल वार ये कब से कब तक हुआ था? तो अमेरिकन सिविल वार 1861 टू 65 1861 से 1865 के बीच में अमेरिकन सिविल वार हुआ था। नेक्स्ट, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? किसका कथन है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे जो अपनी ये स्टेटमेंट 1863 यानी अमेरिकन सिविल वार के दौरान ही दिए हुए थे। नेक्स्ट, हु सेड इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर? किसने कहा कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कहा गया था कहीं का भी इनजस्टिस हर जगह के जस्टिस के लिए एक थ्रेट है। नेक्स्ट, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? तो यहाँ पे ये बताना है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1789। 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेड इंडियन कौन है? तो यहाँ पे बताना है रेड इंडियन ये कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन से लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी वीडियो में हम अमेरिकन रेवोल्यूशन से लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।